दोस्तों, आज की हमारी कहानी एक ऐसी लड़की के बारे में है जो दिल्ली के नरेला में रहा करती थी। किसी भी आम लड़की की तरह इस लड़की का भी एक सपना था कि वो सरकारी नौकरी करके अपने माँ बाप का नाम रोशन करे, और उसे सरकारी नौकरी मिली भी। उसकी नई जिंदगी शुरू होने वाली थी, लेकिन इस नौकरी के लिए उसे कई 100 किलोमीटर दूर किसी दूसरे शहर में जाना था। लेकिन उसे ये बिल्कुल भी नहीं पता था कि उस शहर में पहले से ही उसकी मौत उसका इंतजार कर रही है। और शहर में पहला कदम रखते ही उसके साथ एक ऐसा हादसा हुआ जिसके बाद वो सबसे सिर्फ एक ही सवाल पूछते पूछते इस दुनिया से चली गई कि आखिर मेरी गलती क्या थी। तो चलिए जानते हैं कि आखिर कौन थी वो लड़की, उसके साथ ऐसा क्या हुआ था और उसने ऐसा क्या गुनाह कर दिया था। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी सारी वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 1 मई 2013 से। ये दिन दिल्ली के नरेला में रहने वाली प्रीति राठी नाम की लड़की के लिए किसी सपने के हकीकत में बदलने से कम नहीं था, क्योंकि आज पहली बार प्रीति दिल्ली के बाहर जा रही थी। क्योंकि दिल्ली से नर्सिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद प्रीति राठी को इंडियन नेवी के मुंबई के मिलिट्री हॉस्पिटल में नर्सिंग ऑफिसर की नौकरी मिली थी, और इस नौकरी को ज्वाइन करने के लिए प्रीति को मुंबई के कोलाबा में स्थित इंडियन नेवी के हेड ऑफिस में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना था। और इसलिए अपने जीवन के इस सफर पर दिल्ली से मुंबई जाने के लिए प्रीति अपने पिता अमर सिंह, चाचा विनोद कुमार और चाची सुनीता के साथ दिल्ली से मुंबई तक जाने वाली गरीब रथ एक्सप्रेस में बैठ गई। इस ट्रेन में काफी भीड़ थी। प्रीति और प्रीति का परिवार अपनी सीट पर बैठा था और उनके आसपास कई लोग खड़े थे, और ये लोग इस बात से बेखबर थे कि इस ट्रेन में इनसे कुछ ही दूरी पर एक ऐसा इंसान खड़ा है जो दिल्ली से इनका पीछा करता हुआ आ रहा है, जो कि चुपचाप बिना किसी से बात किए खड़ा है और प्रीति की निगरानी कर रहा है। यहाँ तक कि इस इंसान ने पहचान छिपाने के लिए अपने मुंह पर गमछा जैसा कोई कपड़ा लपेटा हुआ है। ये इंसान कभी कभी बाथरूम जाने के बहाने प्रीति के पास से भी निकलकर जाता है और प्रीति की ताका झांकी करने लगता है। ये बात प्रीति के घर वाले नोटिस कर लेते हैं, लेकिन भीड़ की वजह से वो इसे नॉर्मल मानकर इग्नोर कर देते हैं। कुछ इसी तरह वो रात गुजर जाती है और सुबह होते ही सभी लोग उठ जाते हैं। और 2 मई 2013 को प्रीति बेसब्री से बांद्रा के आने का इंतजार करने लगती है, और तेजी के साथ आगे बढ़ती ट्रेन सुबह के 8:05 पर स्टेशन पहुंच जाती है। उसके पिता, चाचा और चाची सभी ट्रेन से उतर जाते हैं। सभी अपनी मंजिल की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन ट्रेन से उतरने के बाद प्रीति अपने परिवार वालों से कुछ कदम पीछे धीरे धीरे कुछ सोचती हुई चल रही थी। अचानक चलते चलते कोई पीछे से प्रीति के कंधे पर हाथ रखता है। जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखती है, उसे वही लड़का दिखता है जो अपने चेहरे को छिपाकर बैठा हुआ था। इससे पहले प्रीति उससे कुछ कह पाती या अपने परिवार वालों को आवाज लगा पाती, उससे पहले ही वो लड़का अपने पास से एक बोतल निकालता है और प्रीति के ऊपर उस बोतल में भरे लिक्विड को फेंक देता है। जिसके बाद अचानक ही प्रीति बहुत तेज चीख उठती है और तेज तेज आवाज में रोने लगती है। प्रीति की चीखें सुनकर उसके पिता और उसके चाचा चाची भागते हुए उसके पास आते हैं, और इतने में दूसरे यात्री भी प्रीति के आसपास बड़ी मात्रा में जमा हो जाते हैं। सब लोग प्रीति को देखकर समझ जाते हैं कि किसी ने उसके ऊपर एसिड फेंक दिया है, और आनन फानन में प्रीति के घर वाले और कुछ लोग प्रीति को स्टेशन मास्टर के ऑफिस में लेकर चले जाते हैं। जिसके बाद इंडियन रेलवे के अधिकारी तुरंत प्रीति को अस्पताल भेजने की तैयारी शुरू कर देते हैं। हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते प्रीति की हालत बहुत ज्यादा गंभीर हो जाती है। उधर वह नकाबपोश लड़का जो कि प्रीति की इस हालत का जिम्मेदार था, वो स्टेशन पर मौजूद लोगों को चकमा देकर भाग जाता है। प्रीति के हॉस्पिटल में एडमिट होते ही उसका इलाज शुरू होता है। इतने में पुलिस की एक टीम प्रीति का बयान दर्ज करने के लिए हॉस्पिटल पहुंच जाती है। लेकिन प्रीति के शरीर के जख्म इतने गहरे थे कि इनके असर से प्रीति कुछ बोलने की हालत में नहीं थी। प्रीति का चेहरा बुरी तरीके से जल चुका था, साथ ही उसकी गर्दन पर भी गंभीर घाव हुए थे। इस कारण प्रीति का बयान दर्ज कराने में पुलिस नाकाम रहती है। प्रीति की हिम्मत ने अभी जवाब नहीं दिया था। वो इस हालात से लड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन चाहकर भी वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। धीरे धीरे प्रीति की खबर मीडिया से होते हुए पूरे देश में फैल जाती है, जिसके बाद देखते ही देखते देश भर में यह मुद्दा छा जाता है। एसिड अटैक के खिलाफ लोग सड़कों पर उतरने शुरू हो जाते हैं, और देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन किया गया। लोगों ने सरकार और प्रशासन से जल्द गुनहगारों को गिरफ्तार करके सजा देने की मांग शुरू कर दी। उधर पुलिस पर भी भारी दबाव पड़ना शुरू हो गया था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि अपराधी का कहीं से कोई सुराग नहीं मिल रहा था। पुलिस ने इस वाक्य के समय स्टेशन पर मौजूद लोगों से पूछताछ की। सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाली गई,
सीसीटीवी फुटेज में ये साफ दिख रहा था कि जब प्रीति पर एसिड फेंका गया था तब उस वक्त सभी लोग प्रीति को देखने के लिए प्रीति की तरफ दौड़ रहे थे, लेकिन एक लड़का भीड़ की अपोजिट डायरेक्शन में भागता हुआ स्टेशन के बाहर जा रहा था। लड़के का चेहरा ढका हुआ था और उस वक्त फुटेज की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी कि लड़के को साफ देखा जा सके, इसलिए अभी तक की छानबीन में पुलिस के हाथ खाली थे। लेकिन अचानक 4 मई 2013 को पवन कुमार नाम का एक लड़का प्रीति की बहन तनु को फोन करके प्रीति के बारे में और उसका हाल चाल पूछने लगता है। पवन कुमार एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट था और प्रीति भी उसे जानती थी। तनु इस बारे में अपने पिता यानी कि प्रीति के पिता अमर सिंह को बता देती है और इसके बाद वो इस मामले से जुड़े एक पुलिस अधिकारी को इस बारे में पूरी जानकारी दे देते हैं, जिसके बाद पुलिस को पवन कुमार पर शक होता है और शक के आधार पर पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है और तुरंत पवन कुमार की तलाश में लग जाती है। कुछ दिनों बाद पुलिस पवन कुमार को गिरफ्तार कर लेती है। उधर प्रीति की हालत दिन बीतने के साथ ही बिगड़ती जा रही थी। प्रीति का शरीर और उसके बॉडी पार्ट्स धीरे धीरे काम करना बंद कर रहे थे, जिसके बाद हॉस्पिटल स्टाफ प्रीति को मुंबई के हॉस्पिटल में रेफर करके भेज देते हैं। सरकार भी अपनी तरफ से प्रीति को हर मुमकिन इलाज मुहैया कराती है और प्रीति के मुंबई हॉस्पिटल पहुंचते ही कई सारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की एक टीम प्रीति के इलाज में जुट जाती है। लेकिन प्रीति की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि प्रीति को लाइफ सपोर्ट सिस्टम के लिए वेंटिलेटर पर लिटा दिया जाता है और आखिर में लगभग 1 महीने बाद मुंबई में अपने भविष्य की तलाश में दिल्ली से आई लड़की इतिहास बनकर रह जाती है और 1 जून 2013 को प्रीति के दिल ने काम करना बंद कर दिया और वो सभी को अपने पीछे छोड़कर इस दुनिया से चली गई। जाते जाते वो बस एक ही सवाल अपने माता पिता से कागजों पर लिख कर गई कि आखिर उसकी गलती क्या थी, उसने किसी का क्या बिगाड़ा था। इस सवाल का जवाब प्रीति को तो नहीं मिला, लेकिन अब पूरा देश इन सवालों को जानना चाहता था। प्रीति का पार्थिव शव अंतिम संस्कार के लिए दिल्ली लाया जाता है। उधर पुलिस को पवन के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल रहा था, इसलिए प्रीति के घर वाले मामले की सीबीआई जांच की मांग करते हुए अंतिम संस्कार करने से मना कर देते हैं, जिसके बाद सरकार की ओर से सीबीआई जांच का भरोसा दिया जाता है और भरोसा मिलने के बाद सम्मान के साथ प्रीति को अंतिम विदाई दी जाती है। अचानक जांच में ये बात निकलकर सामने आती है कि घटना वाले दिन पवन कुमार मुंबई में नहीं बल्कि वह रोहतक में था और लोकेशन को ट्रैक करके ये बात साबित भी हो जाती है और अब पुलिस के हाथ एक बार फिर खाली हो जाते हैं और अब पुलिस इस घटना की जांच शुरू से करने के लिए प्रीति के घर नरेला आ जाती है। यहाँ पर प्रीति के कुछ रिश्तेदारों से पूछताछ करते हुए पुलिस को पता चलता है कि प्रीति के पड़ोस में ही रहने वाला अंकुर नाम प्रीति से एक तरफा प्यार करता था और वो उससे शादी करना चाहता था, लेकिन प्रीति ने उससे शादी के लिए साफ इनकार कर दिया था, जिसके बाद अंकुर ने प्रीति को इस बात का बुरा अंजाम भुगतने की धमकी तक दी थी। जिसके बाद अंकुर की धरपकड़ का काम शुरू किया जाता है और उसे पूछताछ के लिए बुलाया जाता है। पुलिस अंकुर से सबसे पहला सवाल यही पूछती है कि वो 1 मई 2013 को कहा था। अंकुर इस बात का ढंग से कोई जवाब नहीं देता और अंकुर को ठीक से ऑब्जर्व करने के बाद पुलिस को अचानक अंकुर के दोनों हाथों पर जलने के निशान नजर आते हैं। अंकुर के हाथों पर जो निशान थे ये ठीक वैसे ही थे जैसे निशान एसिड से जलने के बाद होते हैं। अंकुर के पास ढंग का कोई जवाब ना होने और हाथों पर निशान देखकर पुलिस का शक और गहरा हो जाता है और इसके बाद पुलिस अंकुर को मुंबई ले आती है और पूरी इन्वेस्टिगेशन के बाद इस केस का दूध और पानी का पानी हो जाता है। पुलिस को पता चल जाता है कि प्रीति की हत्या करने वाला शख्स अंकुर ही है। पुलिस तुरंत अंकुर को गिरफ्तार कर लेती है और अंत में अंकुर को पूरा सच उगलना पड़ता है। अंकुर पुलिस को बताता है कि वो प्रीति को पसंद करता था और शादी करना चाहता था, लेकिन प्रीति ने मना कर दिया था और ऊपर से इंडियन नेवी में नर्सिंग ऑफिसर की जॉब पाने के बाद प्रीति मुंबई जा रही थी और मेरे पास कोई काम धंधा भी नहीं था। उधर घर वालों के तानों ने अंकुर के अंदर का गुस्सा और बढ़ा दिया और तभी उसने ठान लिया कि वो प्रीति को जिंदा नहीं छोड़ेगा और प्रीति कब, कैसे और कहां से मुंबई जाएगी ये जानकारी जुटाने के बाद अंकुर भी प्रीति की ट्रेन में सवार हो गया। ट्रेन के अंदर भी उसने प्रीति पर एसिड फेंकने की कोशिश की और जब ट्रेन में उसे मौका नहीं मिला तो उसका प्लान फेल होता देख उसने मुंबई तक प्रीति के पीछे जाने का फैसला किया और जब प्रीति ट्रेन से उतरी तो इस मौके का फायदा उठाकर वो प्रीति के ऊपर एसिड डालकर भाग गया और दूसरे स्टेशन से ट्रेन पकड़कर वो वापस दिल्ली आ गया। अंकुर की फोन लोकेशन प्रीति के ट्रेन में चढ़ने और बांद्रा स्टेशन पर उतरते वक्त मैच हो रही थी। अंकुर के बयान और फोन लोकेशन के आधार पर
पुलिस ने उसके ऊपर केस फाइल किया और उसे कोर्ट में पेश किया। कोर्ट में सुनवाई के दौरान पुलिस की ओर से कुल 37 गवाह पेश किए जाते हैं। कोर्ट अपराधी अंकुर पवार को आईपीसी की धारा 302 और धारा 326 के तहत दोषी पाते हुए मौत की सजा सुनाती है और 5,000 का जुर्माना भी लगाती है। भारत के इतिहास में अंकुर पहला एसिड अटैक का दोषी था जिसे पहली बार किसी एसिड अटैक में फांसी की सजा सुनाई गई थी। इस मामले में कोर्ट ने भी ये माना था कि अंकुर ने जो प्रीति के साथ किया था वो किसी हैवानियत से कम नहीं था। ऐसे इंसान को समाज में रहने का कोई हक नहीं है। प्रीति को तो उसके सवालों का जवाब उसके जिंदा रहते नहीं मिला, लेकिन उसके परिवार वालों को और पूरे देश को इसका जवाब मिल गया था। लेकिन दुख की बात तो ये है कि अंकुर को ना तो उसके गुनाह की सजा मिली और ना ही कभी फांसी हुई, क्योंकि साल 2019 में बम्बई हाई कोर्ट ने सेशन कोर्ट के फांसी के फैसले को उम्र कैद में बदल दिया। वैसे आपको क्या लगता है, क्या अंकुर ने जो प्रीति के साथ किया था, क्या उसके लिए उम्र कैद या फांसी की सजा काफी थी या फिर नहीं? कमेंट करके जरूर बताना और जाने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना।